नमस्कार, स्वागत। शाम के बज चुके हैं 8:30 और आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हो चुका हूं। आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक शेयर करने की परंपरा निभा दीजिए। सब्सक्राइब चैनल कर रखा है, तभी तो आप उपस्थित हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर करने वाली परंपरा भी आप निभा दीजिएगा। बेटा जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे। हाँ, माया सैनी, सोनू ठाकुर, रमनदीप, छवि शेखावत, जोमी कुमारी ग्राशिया, निर्मला, बाइसा खरेड़ी, आप सभी बच्चों का अभिनंदन, लाड दुलार और खूब सारा प्यार। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल सूर्या मीणा आप आ चुके हो, बहुत बहुत अच्छा। तो सुबह क्लास कैसी लगी थी आप लोगों को? आज कौन कौन था उपस्थित? तो चलिए बेटा जी, आज फिर हम उसी तरीके की चीजों पर बात करते हैं और राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं जहां से आपके सवाल बनते हैं, मैं उन पर चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, आज फिर कह रहा हूं, आज वही 40-45 मिनट की जितनी भी क्लास रहने वाली है, उसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, बहुत गजब की चीजें हैं। बस आप बड़े इत्मीनान के साथ में बैठे रहिए और क्लास को देखते रहिए। जय जौहर भाई। चले, तो सबसे पहले एक संस्था के बारे में बात करता हूं और उस संस्था का नाम है सर्वहितकारिणी सभा। क्या क्या सवाल पूछा जाता है कि सर्वहितकारिणी सभा, इसकी स्थापना कब की जाती है? वर्ष 1907 ईस्वी में की जाती है। संस्थापक के तौर पे स्वामी गोपाल स्वरूप जी को माना जाता है। संस्थापक के तौर पे गोपाल दास को माना जाता है और इसे कहते हैं चूरू की कांग्रेस। सवाल पूछेगा आप लोगों से, निम्न में से कौन सी संस्थान चूरू की कांग्रेस कहलाती है? हाँ जी बेटा, अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कल फिर मैं 8 बजे एक बार 1 घंटे की क्लास लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। फिर टाइम टेबल प्रॉपर सेट होगा। अपनी ये जो 8 से 9 और 10 के बीच वाला टाइम है, आनंदम एजुकेशन हब पर आपको मैं मिलूंगा। उसके अलावा पूरे दिन मेरी 2 से 3-4 क्लास कहाँ रहने वाली है? टेस्ट बुक, जो राजस्थान टेस्ट बुक है, सुपर कोचिंग है, उस पर रहने वाली है। ठीक है ना? तो अपना चैनल पे ये क्लासेज आती रहेगी और वहां पे भी मैं आपको मिलता रहूंगा। दिन में जब आपको टाइम मिले वहां देख सकते हैं। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। चूरू की कांग्रेस किसे कहते हैं? सर्वहितकारिणी सभा की। एक बार सवाल पूछा था कि राजस्थान में कबीर और पुत्री पाठशालाएं किसने स्थापित की? तो ये जो सर्वहितकारिणी सभा ना, ये शिक्षा पर बड़ा जोर देती थी। क्या देती थी? शिक्षा पर बड़ा जोर देती थी। और शिक्षा पर जब जोर दिया तो कबीर पाठशाला स्थापित की गई। ये दलितों के लिए थी। किसके लिए थी? जो दलित समाज के लोग हैं उनके लिए। और पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई, ये महिलाओं के लिए थी। अब आपसे पूछा जाएगा, चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहराने वाली संस्था कौन सी थी? तो चूरू के धर्म स्तूप पर, चूरू में धर्म स्तूप पर झंडा फहराने वाली संस्था ये थी। झंडा फहराया तो चूरू के धर्म स्तूप पर सबसे पहले झंडा फहराने वाली संस्था कौन सी थी? तो सर्वहितकारिणी सभा। रघुवर दयाल गोयल भी इसी से संबंधित व्यक्ति है। तो रघुवर दयाल गोयल, इनका भी आप नाम याद रखना। अगली संस्थान के बारे में चर्चा करते हैं, वो है वर्धमान पाठशाला। यहां से हर एग्जाम में हर बार एक ना एक सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। बस आप आपकी ईमानदारी से एक बार बताइए कि यहां से सवालात बनते हैं या नहीं। सूर्या, जैसी चौहान, शिखा शर्मा, चंचल, रेखा अमित, सभी बच्चे उपस्थित है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, एकदम से शानदार। अब देखो, दूसरी संस्थान के बारे में बात कर रहा हूं, वर्धमान पाठशाला। वर्धमान पाठशाला का जो स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वर्ष 1908 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर अर्जुनलाल सेठी के द्वारा वर्धमान पाठशाला की स्थापना की जाती है। वर्धमान जैन विश्वविद्यालय। ठीक है, अब मामले को, जैन विद्यालय, अब मामले को समझते हैं। ये जो अर्जुनलाल सेठी है, इस अर्जुनलाल सेठी ने सबसे पहले नौकरी की। जिस तरीके से हम नौकरी पैसे के चक्कर में पड़े हैं ना, हम सब का एक ही मसला, बाबू मोशाय, सबको नौकरी चाहिए।
तो अर्जुनलाल सेठी को भी क्या चाहिए थी भैया? नौकरी। नौकरी कहां मिली? चोमू के ठिकाने में। कई बार नाम पूछ लिया जाएगा तो ठाकुर देवी सिंह के यहां, ठाकुर देवी सिंह के यहां कामदार। ठाकुर देवी सिंह के यहां शिक्षक भी लिखा मिलता है कई जगह, और कई जगह कामदार भी लिखा मिलता है। तो इनको जो सर जिलों की टेंशन हो रही है, जिलों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे पहले के जिले थे उसी तरीके से पढ़ना है। नए जिलों में से कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब नए जिलों की घोषणा हुई है, इनमें से आपके लिए सवाल नहीं बनेगा बेटा जी। और अगर बनाते हैं तो सरकार की गलती है, और जो हटा दिए उनको हटा दो। और मैं कोशिश करता हूं एक एक दिन में एक एक जिले को निपटाने की। तुम कहो तो एक दिन में एक जिला निपटा दूं, पर भैया मैं फिर कहता हूं तुम जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगा, बस तुम्हारी उपस्थिति जरूरी है मेरे लिए। तो बस तो मामला समझो। इसके जो विद्यार्थी थे उनमें थे एक जोरावर सिंह बारेट, एक थे प्रताप सिंह बारेट। ये प्रताप सिंह बारेट वही है जिन्होंने कहा था कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं अपनी मां को खुश करने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता, भारत मां को नहीं रुला सकता। मुझे देखो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में छोड़ देना क्या करना है। अब तुम एक कमेंट लिख के अपनी बात नहीं रख सकते हो तो फिर मैं क्या करूं भाई बताओ। इसमें एक विद्यार्थी है जोरावर सिंह बारेट। जोरावर सिंह बारेट को हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंकने का आरोप लगा। हार्डिंग, हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंकने का आरोप, बम फेंकने में ये शामिल थे। जोरावर सिंह बारेट को कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। और इनका नाम था अमरदास बैरागी। अमरदास बैरागी, सारे सवाल बनेंगे आपके लिए। अमरदास बैरागी राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे? तो वो कौन थे? जोरावर सिंह बारेट। और जोरावर सिंह बारेट इस कांड के बाद में किस नाम से रहते हैं? अमरदास बैरागी के नाम से। आजीवन, क्या बेटा जी? आजीवन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे, आजीवन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। ये वो कौन से व्यक्ति थे भैया? वो थे आपके जोरावर सिंह बारेट। हाँ जी, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल तेजल सरकार आ गया भाई। राम राम, राम राम बेटा, राम राम, आजा। और ये अर्जुन लाल सेठी निमाज हत्याकांड में शामिल थे। और अर्जुन लाल सेठी की जो मृत्यु है, ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, वो अजमेर में हुई थी। अजमेर में, अजमेर में दरगाह के यहां, दरगाह के पास। ये वहां पर अंतिम समय में क्या करने लगे? बच्चों को पढ़ाने लग गए, बच्चों को क्या करने लगे? शिक्षा देने लग गए। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था, चोमू ठिकाने में नौकरी छोड़ते हुए अर्जुन लाल सेठी ने कहा था, अरे अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? मामला क्लियर हो गया? देखो बेटा, मैं आपको उन टॉपिकों की ओर लेकर चल रहा हूं जहां पर अगर सवाल बनता है तो आप लोग सर सही कर सके। मोटा मोटा सब पढ़ा के निकल लेते हैं, मैं आपको बारीकी से भी यहां पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ी ईमानदारी से पढ़ो भाई। अगला देखते हैं बिंदु, वीर भारत सभा। ये कम से कम, ये जो लाइन लिखी हुई ना, 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कम से कम ये सवाल 5 बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई? वीर भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई? वीर भारत सभा कौन सी पार्टी की शाखा थी? इस तरीके से अलग अलग रूप में कम से कम 4 से 5 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तुम लाइक शेयर करो यार भाई। हाँ, चलिए तो मुद्दे की बात पे आते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 के अंदर कोटा में की जाती है, और वो केसरी सिंह बारेट के द्वारा की जाती है। अब समझना, वीर भारत सभा, अभिनव भारत पार्टी नाम सुना ना?
अभिनव भारत पार्टी की शाखा थी। अभिनव भारत पार्टी की शाखा थी, शाखा एक। और ये बेटा वही अभिनव भारत पार्टी है। अभिनव भारत पार्टी का प्राचीन नाम, पुराना नाम या पहले नाम, पहले नाम क्या था? पहले नाम था मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला। याद रखना भैया, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। और अभिनव भारत पार्टी के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये ज्वलंत मुद्दे हैं जहां से आपके लिए सवाल बन सकते हैं। तो वीडी सावरकर कौन थे? वीडी सावरकर कौन थे? वीडी सावरकर। और अभिनव भारत पार्टी का प्रतीक चिन्ह के तौर पे जो प्रतीक था वो था विजय स्तंभ। क्या था? विजय स्तंभ। तो राजस्थान का जो विजय स्तंभ है वो किस किस का प्रतीक है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। विजय स्तंभ अभिनव भारत पार्टी के साथ साथ राजस्थान पुलिस का भी, राजस्थान पुलिस का, और बच्चा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। और कौन सी सीमेंट है जिसका प्रतीक भी यही है? उस सीमेंट का नाम बताओ जिसका प्रतीक विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ प्रतीक के तौर पे बनाया गया है। हाँ जी बेटा, मंजू जोधपुर से, शुभ संध्या, राधे राधे। ललिता जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। मामला समझ आ रहा है क्या यार? बस एक बार इसको स्टेटस पे ठोक दो, अपने स्टेटस लगा दो तुम सारे के सारे। ओहो, लोयल जाटनी। हाँ जी बेटा, चलिए तो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये संस्थान भी हमने यहां पे देख लिया। बढ़ो आगे। राजपूताना मध्य भारत सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजपूताना मध्य भारत सभा को समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। देखो बेटा, राजपूताना मध्य भारत सभा से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे गए, वही 7-8 बार सवाल पूछे जा चुके हैं इस वाले बिंदु से भी। अब मैं बात करूं इस पर, आओ भाई। वैसे है राजपूताना मध्य भारत सभा, और पूछ ले इसके संस्थापक कौन है तो जमनालाल बजाज। क्या भाई? इसके संस्थापक के बारे में पूछे तो जमनालाल बजाज। और स्थापना कब हुई? अगर अगला सवाल पूछे स्थापना कब होती है तो 1918 ईस्वी में। कहां होती है? चांदनी चौक। और चांदनी चौक कहां पर है बेटा जी? जल्दी से जवाब दो। चांदनी चौक चाइना में। कहां पर है? चाइना में। समझाओ भाई, अगर पिक्चरें देखकर एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा ही होने वाला है। चांदनी चौक कहां है? रातानाडा से। अरे वाह, एयरपोर्ट स्टेशन है रातानाडा में। तो चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय, और ये दिल्ली में स्थित है। अब तुम्हारे में से आधे तो मान गए हाँ गुरुजी, चाइना चौक, ये चांदनी चौक चाइना में है, दिल्ली के अंदर 18 में स्थापना होती है। अब आपसे सवाल पूछेगा, संस्थापक के बारे में बात आ गई। यहां पर विजय सिंह पथिक का भी नाम आता है, मैं लिख देता हूं, सहयोगी लिख देता हूं इधर, सहयोगी। तो सहयोगी में पथिक जी का नाम भी लिख देता हूं, पथिक, विजय सिंह पथिक। और भी खूब सारे लोग थे, वहां से नहीं पूछा जाएगा। अब सवाल पूछा जाता है प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 18 में स्थापना के साथ ही पहला अधिवेशन हो गया। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बनाया जाता है गिरधारी शर्मा को। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन सा विद्यार्थी? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये वही गणेश शंकर विद्यार्थी है बेटा जी जो प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते थे। कौन सा समाचार पत्र था इनका? प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र इन्हीं के द्वारा निकाला जाता है, और ये कानपुर से। और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? कानपुर में बनाया गया। मुख्यालय कानपुर के अंदर स्थापित किया जाता है। यहां तक मामला आपका क्लियर हो गया होगा। चलो भैया, इससे सवाल पूछता है इसका दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर में। कब हुआ था? दिसंबर 1919 में अमृतसर में। और मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन कहां होता है आपका? राजस्थान में। तो सवाल पूछेगा राजपूताना मध्य भारत सभा का राजस्थान में अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है? हाँ जी, हाँ, कानपुर है, राजस्थान में अजमेर। बिल्कुल बता दिया ना, बिल्कुल ये रहा अजमेर आपके सामने। जो तीसरा इसका अधिवेशन होता है वो 1920 में अजमेर में होता है। एक इसका मुख्यालय अजमेर में खोला जाता है। एक मुख्यालय कहां खोला जाता है? अजमेर में। यार एक बात बताओ,
मुझसे पीडीएफ मांगने वाले बच्चों की कम से कम 150 प्लस की संख्या जुड़ी हुई है, जो रोज कहते हैं जिनको मैं पीडीएफ पहुंचाता हूं। सिर्फ पीडीएफ ही लेने आते हो क्या यार बच्चा, बताओ। गलत बात है ना तुम्हारी ये। चलो आगे बढ़ो यहां से। अब है राजस्थान सेवा संघ, बड़ा अच्छा सवाल बनेगा यहां से। इससे तो एग्जामिनर ने कसम खा रखी है, जब मन करेगा सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ से प्रश्न पूछूंगा। एग्जामिनर ने क्या खा रखी है? कसम खा रखी है। तुम भी कसम खा लो, तू कितने भी बार पूछना, हम हर बार तेरे इसमें राइट आंसर देंगे, क्योंकि अब हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। आओ भैया बात करते हैं। तो राजस्थान सेवा संघ का गठन वर्धा महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। संस्थापक सदस्यों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो 2 5 7 लोग थे इकट्ठे जिन्होंने इसकी स्थापना की। और संस्थापक सदस्यों के तौर पे बारी आती है विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, केसरी सिंह बारेट, जमनालाल बजाज आदि खूब सारे लोगों ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। अब आपसे सवाल पूछेगा इसका मुख्यालय कहां है? वर्धा। आपसे एक सवाल पूछेगा, राजस्थान सेवा संघ का मुख्य पत्र कौन सा था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा इस जगह से। तो राजस्थान सेवा संघ ने, देखो, अजमेर में 1920 में पथिक जी के द्वारा, और अजमेर को मुख्यालय बनाया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और डाबी और बूंदी किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं की बहुत जोरदार भूमिका थी, महत्ती भूमिका थी। बिल्कुल मिल जाएगी पीडीएफ आपको। ये जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, इस कांटेक्ट नंबर पर पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है। आप अपना नाम, जगह का नाम और पीडीएफ लिखकर भेज देना, मैं उपलब्ध करवा दूंगा भाई। जिसे भी चाहिए उसको यहां पर मिल जाएगी। हाँ भाई लोयल जाटनी, अभी तो पढ़ने का टाइम हुआ है। बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। चलो मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं। तो बिजोलिया, बेगू और डाबी समाचार पत्रों के बारे में बात करूं तो इसका जो सबसे मुख्य समाचार पत्र पहले आरंभ किया गया वो था राजस्थान केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान केसरी कहां से आरंभ किया गया? वर्धा से। कब? 1920 में। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। अब बारी आती है इसका जो मुख्य पत्र था, राजस्थान सेवा संघ का मुख्य पत्र कौन सा था? यह सवाल जब आपसे पूछेगा तो लिखना बेटा तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान का पहले क्या नाम था? पहले इसका नाम क्या था भैया? नवीन राजस्थान। क्या नाम था? नवीन राजस्थान। और जब इस नवीन राजस्थान पर रोक लगा दी जाती है तो इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है तरुण राजस्थान। मैं छोटी सी क्लास में इतना कंटेंट तुम्हें दे रहा हूं कि तुम्हें एक बार मजा आ जाएगा बेटा। बस तुम्हारी ईमानदारी से बैठकर पढ़ लो इसे, 40 45 मिनट में पूरा का पूरा मामला निपट जाएगा। आज तो मुझे लग रहा है आधे घंटे की क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट दे दूंगा मैं। बस ईमानदारी से पढ़ते चलो। नवीन राजस्थान हो गया, ओके, मामला हो गया कंप्लीट। आओ बढ़ो आगे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में बात करते हैं। आओ बेटा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। एग्जामिनर ने कहा अगर तुमने दोनों चीजें वो पढ़ ली, राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, तो अब मैं तुम्हें सवाल पूछूंगा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से। और इसके 7वें अधिवेशन से लेकर और इसकी स्थापना से लेकर एग्जामिनर ने कई बार सवाल पूछ लिया। 7वां अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? समय पूछता है, एक बार पूछा राजस्थान के उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन हुआ? तो यहां से भी आपको जवाब देना है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। मिल जाएगी रेखा अमित, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। आओ बात करते हैं। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अब इसके संस्थापक के तौर पे अगर मैं बात करूं तो दीवान बहादुर रामचंद्र राव के द्वारा इसकी स्थापना की जाती। यह पहला इंपॉर्टेंट बिंदु। फिर स्थापना कब होती है? वर्ष 1927 में होती है। कहां होती है? बंबई में होती है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं।
बंबई में होती है पहले। पहले यह गुजरात में होनी थी, गुजरात में होनी थी। पहले ये गुजरात में होनी थी, पर गुजरात में क्या आ गया, बाढ़ आ गया, बाढ़, बाढ़ आ गया गुजरात में। और जब गुजरात में बाढ़ आ गया तो भी स्थापना कहां कर दी गई, बंबई में कर दी गई। अब कांग्रेस ने क्या किया, पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी, मैं सारी चीजें उपलब्ध करवा दूंगा। अभी बस क्लास को शांति से पढ़ो बेटा, बैठकर बहुत अच्छे से। पीडीएफ अगर फिर भी नहीं आती है तो आप इस नंबर पर मुझे, हो सकता है कई बार किसी का नंबर मिस हो जाए, यहां पर मुझे कमेंट छोड़ दिया करो। चलूं आगे। अब देखना, ये 7वां अधिवेशन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 7वां अधिवेशन कब होता है, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946, एक साल चला, ऐसे याद रखो। चला तो 2 दिन है, 31 दिसंबर से शुरू हुआ और 1 जनवरी तक चला, तो चलने में तो बहुत कम चला है, लेकिन फिर भी बेटा जी याद रखना 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक। अब यहां सवाल पूछा जाता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो बेटा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और जवाहरलाल नेहरू के साथ में कौन व्यक्ति आए थे, तो वो व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला। अच्छा, एक बार एक सही बात पर मुझे आपका ओपिनियन चाहिए, मुझे थोड़ा बताइएगा। एमसीक्यू जैसे मैं लेकर आ रहा था वो ठीक है, पर इस तरीके से क्लास लाना आपके लिए फायदेमंद है, या फिर सिर्फ एमसीक्यूज फॉर्मेट में लाते रहें उसमें फायदेमंद है। ईमानदारी से तुम्हें क्या लगता है वो मुझे एक बार कमेंट में यहीं पे बता देना, ताकि मैं उस तरीके से आगे की क्लासेस को क्या करूंगा, मैनेज करूंगा, वैसी क्लासेस करूंगा। हाँ जी बेटा, कविता गुप्ता, रोज क्लास होती है, इसी समय होती है और इसी चैनल पर होती है। चलिए तो आगे बढ़ू, अगला बिंदु देखते हैं। देश हितैषणी सभा, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल बेटा कविता, रोज क्लास होती है। चलूं, करूं बात, दोनों परफेक्ट है। नहीं, इसकी नीड है या नहीं है, इस तरीके से लाने की नीड है या नहीं है। हाँ जी, ठीक है, ओके ओके ओके। तो देश हितैषणी सभा, सीधा सवाल पूछा जाता है देश हितैषणी सभा से। बस ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किसके समय में स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा की तारीख महत्वपूर्ण है, और देश हितैषणी सभा कब गठित की गई और कहां और किसके द्वारा, और इसे किससे संबंधित है। तो बेटा देश हितैषणी सभा मेवाड़ में, यानी कि उदयपुर में, उदयपुर कह दो या कह दो इसको मेवाड़। तो मेवाड़ में क्या था, देश हितैषणी सभा। कब की बात है, 2 जुलाई 1877। संबंध किससे था, विवाह से संबंधित खर्चे को नियंत्रण करने के लिए, राजपूत राजाओं के विवाह में होने वाले खर्चे को बैलेंस करने के लिए, ताकि आगे की व्यवस्थाएं गड़बड़ाए नहीं, इस कमेटी का गठन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, किसके अध्यक्षता में, तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। तो सीधा सवाल पूछेगा, देश हितैषणी सभा का गठन कब हुआ, 2 जुलाई 1877। विवाह से संबंधित खर्च नियंत्रण हेतु उदयपुर मेवाड़ के अंदर गठित की जाती है देश हितैषणी सभा। रह जाएगा याद। हाँ जी, ऐसे अच्छा है, पहले पहले ऐसे करवा दो, फिर इनके एमसीक्यू करवा देना, ठीक है। ओके, एमसीक्यू, एमसीक्यू बेस्ट है, ठीक है। पहले थ्योरी, चलो कर रहे हैं, अब आपकी सारी बातें समझ में आ गई है मुझे। हाँ, अब कल से आपको वापस से आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट पे ले आऊंगा, एक टॉपिक एक एमसीक्यूज, मामला पूरा, ठीक है। आइए भैया बात करते हैं राजपूत हितकारिणी सभा। लेकिन जब तुम एग्जाम देकर आओगे ना बेटा, इन क्लासेस को एक बार रिपीटेशन पे देख लेना, सवाल धड़ल्ले से मिल जाएंगे तुम लोगों को। इन्हीं अपनी जितनी जो यूट्यूब पर क्लासेस हुई ना, तुम्हें आधे से ज्यादा सवाल तो वहीं से ऐसे कैसे आ जाएंगे। जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसके हिसाब से बता रहा हूं।
तो राजपूत हितकारिणी सभा मार्च 1888 ईस्वी में कहां स्थापित की गई है? अजमेर में। और मेवाड़ रेजिडेंट कर्नल वॉल्टेयर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेजिडेंट कहां का है भैया? मेवाड़ का रेजिडेंट है। नाम क्या है? कर्नल वाल्टर है। और सभा का नाम क्या है? राजपूत हितकारिणी सभा। स्थापना कब होती है? मार्च 1888 ईस्वी में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, अब चलें एक बार आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है देखने को मिलेगा? अमर सेवा समिति। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार सवाल पूछा गया था और आधे से ज्यादा बच्चों का मामला गड़बड़ हो गया। किसने की थी इसकी स्थापना? अमर सेवा समिति। कहां स्थापित हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अमर सेवा समिति का जो गठन है वो किया जाता है बेटा जी कहां पर? चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और बच्चा मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा का गांधी, ये सवाल पूछा गया था एक बार, चिड़ावा का गांधी। और ये आरपीएससी में ही सवाल आया था, टीचर भर्ती में सवाल पूछा गया। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ओके। और अमर सेवा समिति को चिड़ावा की कांग्रेस कहा जाता है। मैंने क्या कहा? चूरू की कांग्रेस पूछेगा तो सर्वहितकारिणी सभा लिखना। चिड़ावा की कांग्रेस पूछेगा तो क्या लिखोगे? अमर सेवा समिति। ठीक है शाबाश बेटा। अब मुद्दे पे आओ। और अमर सेवा समिति के बारे में मामला हो गया और इसकी स्थापना की तारीख थोड़ी देख लेना, इंपॉर्टेंट सी लगती है। 1922 चिड़ावा में मास्टर प्यारेलाल के द्वारा, जिसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं। अमर सेवा समिति को चिड़ावा की कांग्रेस कहते हैं। और ये झुंझुनू में स्थापना इसकी होती। ओके जी बेटा, चलो आगे बढ़ो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु है, लगभग आपकी क्लास समापन की ओर है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात कर रहा हूं, फिर आगे आपकी क्लास समापन की ओर आ गई है। ठीक है, तो अब समझना भाई, रियासती विभाग। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 ईस्वी में की जाती है। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया जाता है और इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया जाता है। अब एक बार सवाल पूछा था, ये 5 जुलाई 1947 वाला, ये एलएसए पशुधन सहायक में पूछा गया सवाल है। उसी समय लैब असिस्टेंट का पेपर था, वहां भी एक बार ये सवाल आया था। तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसे भी आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ना और याद करना है। तो बेटा जी, रियासती विभाग। अब आपसे पूछेगा, एक बार सवाल पूछ लिया गया, रियासती विभाग का सचिव बनने से पहले वीपी मेनन कौन से पद पर कार्यरत थे? इसका जवाब मुझे कौन सा बच्चा देने वाला है? बहुत शानदार सवाल है। रियासती विभाग में सचिव पद पर नियुक्त होने से पहले वीपी मेनन कौन से पद पर कार्यरत थे? एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका तुम जवाब दे दो। बोलो बेटा। हाँ जी। तो गुरुजी, इसका सवाल है, इसका जवाब है, ये गवर्नर जनरल या कह दो वाइसराय, वाइसराय की सलाहकारी परिषद में सदस्य था। सलाहकारी परिषद में सदस्य था। यह इंपॉर्टेंट सवाल था जो एग्जाम में पूछा गया और आधे से ज्यादा बच्चों ने इसका गलत जवाब किया, इसका राइट आंसर किया था। ओके, अब दूसरा एक संगठन है राजपूताना संघ। इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे आप, मुझे बता दीजिए आप, राजपूताना संघ का गठन किसने किया था? वैसे आपके सामने लिखा हुआ है तो अब तो आप बता ही देंगे। ठीक है, राजपूताना संघ का गठन किसने किया था? पता नहीं था? आ जाइए। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर है सवाई मानसिंह
दित्ते और उनके जो पीएम थे वीटी कृष्णमाचारी, उन्होंने क्या किया, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की रियासतें हैं इन सब को मिलाकर इन्होंने कोशिश की कि क्या बना दिया जाए, एक राजपूताना संघ बना दिया जाए। और बेटा इसके लिए वीटी कृष्णमाचारी ने इन सभी रियासतों को एक जगह बुलाकर एक मीटिंग का आयोजन किया, लेकिन वो मीटिंग क्या रही, असफल रही। वह मीटिंग क्या रही बेटा जी, असफल रही। पहली बार पढ़ रहे हो, कोई ना बेटा जी, आ जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा हाडोती संघ बनाने का प्रयास किसने किया, तो हाडोती संघ बनाने का प्रयास किया भीम सिंह दित्ते ने। क्या क्या मिलाना चाहते थे ये, कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाडोती संघ बनाना चाहते थे। झालावाड़ को मिलाकर ये क्या चाहते थे, हाडोती संघ बना लूं और अलग देश बना लूं, अलग राज्य बना लूं। लेकिन इनका भी मामला क्या हुआ बेटा जी, बैठा ही नहीं, इनका भी मामला बिगड़ गया। अब बात करते हैं, राजस्थान यूनियन बनाने का एक और प्रयास किया गया, और राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास भूपाल सिंह के द्वारा किया गया। भूपाल सिंह ने एमपी का मालवा, गुजरात का सौराष्ट्र और मेवाड़ राजस्थान को मिलाकर एक नया यूनियन बनाने की कोशिश की, एक नया देश बनाने की कोशिश की। और उस नए देश, उस नए यूनियन का नाम क्या रखा गया, राजस्थान यूनियन रखा गया। और बेटा जी इस राजस्थान यूनियन का बेकायदा क्या होता है, सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और कहां पर किया जाता है, तो ये 25-26 जून को 1946 में इसकी बैठक रखी गई। परंतु राजाओं के आपसी टकराव के चलते, आपसी हितों के टकराव के चलते ये मामला सक्सेस नहीं हुआ और इसका भी मामला आया गया हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए फिर से बताना चाहूंगा, भूपाल सिंह ने के एम मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, मेवाड़ की ओर से संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो भैया के एम मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए, बड़ा शानदार है, जानदार, जबरदस्त जिंदाबाद वाला मामला है। चलो भैया आगे बढ़ो यहां से सीधा, और आगे बढ़कर तुम पहुंच जाओ वहां पर जिसका तुम्हें बेसब्री से था इंतजार। ये क्या हो गया और कैसे बदल गया पूरा का पूरा मामला, कैसे बदल गया पूरा का पूरा मामला। लो भाई, हम कहां गए कहां गए कहां गए, घूम फिर कर वही आ गए जहां से चले थे। थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज फिर से एक घोषणा हो गई है, कब जिलों की संख्या और संभागों की संख्या में भारी बदलाव कर दिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बनाए गए थे, जो बनाया गया था संभाग, तो जयपुर संभाग, मतलब जयपुर संभाग। पहले जिले देखो भैया कौन कौन से थे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया जो थोड़ा ऐसा समझा देता हूं आपको, समझिए भैया, कौन कौन से संभाग हटा दिए गए, हटाए गए संभाग बताता हूं। हटाए गए संभाग, भजन लाल जी ने कहा, मैं भैया बचपन में बहुत खेला हुआ हूं एक गेम, और एक गेम आपने भी बहुत खेला। और वो गेम क्या था बेटा, वो गेम था जब बारिश आती थी तो आप अपना पैर मिट्टी के अंदर धसा लेते थे और मिट्टी के फिर मकान बनाते थे। और मकान बनाने के बाद में फिर पैर को निकाल कर जब खेल से मन भर जाता था तो उस मकान की लात मार के गिराकर तुम कहते थे, मैं ही खेलिया और मैं ही बगाड़िया। तो संभागों के साथ में क्या हो गया, मैं ही खेलिया और मैं ही बगाड़िया की स्थिति हो गई। यानी कि एक तो हटा दिया गया आपका सिक्कर संभाग, बोला सिक्कर संभाग हटा दिया गया है। तो क्या क्या था सिक्कर संभाग में भाई, हाँ, वो सब कुछ हट गया। फिर हटाया गया आपका पाली संभाग, पाली संभाग हटा दिया गया, और हटाया गया आपका बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग।
इन संभागों को हटा दिया गया, तो 10 की जगह अब संभाग कितने रह गए आपके? वापिस से संभागों की संख्या रह गई 7। अब आपसे पूछेगा भाई जिला कौन कौन सा था जिसे यथास्थिति रखा गया है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। यथास्थिति रहे हुए जिले कौन से जिले रहे हैं? तो सबसे पहले जयपुर संभाग में कोटपुतली, बहरोड और खेरतल तिजारा दोनों जिले रह गए हैं। तो भैया जो जिले रहे ना, जिले वो कौन कौन से आपके सामने जिले बने रहे, जिले बने रहे, उन पर आता हूं और मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली बहरोड यथास्थिति जिला बना रहा है। दूसरी में बात करता हूं आपके खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा ऐसा का ऐसा जिला बना हुआ रहा है। अब मैं बात करूं तो तीसरा जिला बना रहा है बेटा जी, एज इट इज जो जिला बना रहा वो फलोदी है। क्या है? फलोदी को भी जो जोधपुर संभाग में है वैसा का वैसा जिला बना दिया। अब इनके संभाग भी लिख देता हूं आगे में, ताकि आपके बहुत सारा मामला क्लियर हो जाए। ये जयपुर संभाग के अंदर है। जयपुर संभाग में एक बनाया गया फलोदी, और फलोदी के बाद में बनाया गया बेटा जी जो जिला था बालोतरा, उसे भी जिला बना दिया गया बालोतरा। इसे ऐसा का ऐसा रखा गया और इसको संभाग रख दिया गया, वही आपका जोधपुर। वही जोधपुर संभाग के अंदर अब ये जिले आएंगे। उसके बाद जो हमने बात किया तो बीकानेर संभाग में वो के वो 4 जिले, बिग चूहा मामला निपटा दिया। अब अजमेर में क्या रखा गया उसे तुम समझो, 5वां जिला कौन सा बनाया गया? तो डीडवाना कुचामन। क्या है? डीडवाना कुचामन। और बच्चा दूसरा जो बनाया गया था वो यहां से ब्यावर बनाया गया था, और इन दोनों को जिला रख दिया गया। और वे दोनों के दोनों अजमेर संभाग में आएंगे। इसमें आएंगे, अजमेर संभाग में आएंगे। देखो तुम्हें पूरा मामला क्लियर कर रहा हूं भैया, अजमेर संभाग में आएंगे। अब तुम थोड़ा आगे बढ़ो, और जो 7वें नंबर पर जो जिला रखा गया है वो रखा गया सलुम्बर को। इसे रखा गया है सलुम्बर को, और यह सलुम्बर तुम्हारे उदयपुर संभाग में आएगा। कहां पर आएगा? उदयपुर संभाग में आएगा। अब एकमात्र जो लास्ट 8वां जिला रखा गया है वो डीग को रखा गया है, और डीग तुम्हारे भरतपुर संभाग में आएगा। इसमें आएगा भरतपुर संभाग में आएगा। ये 8 जिले ऐसे हैं जिनको अब जिलों की श्रेणी में रखा गया। बोलो भाई, कोई बात नहीं है, ये एक ही तो। अब देखो, मैंने इधर देखो, आपको लगा भाई ये जिले सेशन में ये कोई समस्या है, तो मैंने जिलों को साइड में लिख दिया बेटा। बड़े अच्छे से जिलों को साइड में लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, याद हो जाएंगे। ठीक है, सब हट गया, शाहपुरा वगैरह सब कुछ हट गया। और इसके ऊपर मैं कल 9:30 एक सेशन लेके आ जाऊंगा, तो फिर मामला हम और देख लेंगे एक बार। ठीक है, अब आज इस क्लास में इतना ही है। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत बेहतरीन ऊर्जा से लबरेज क्लास लेकर आऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताकर जाना फॉर्मेट इसे चूज करना है या फिर एमसीक्यूज फॉर्मेट में आना है जैसे ही क्लास खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।